मित्रों, शुभ अपराह्न। द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ अंतराल के बाद हम पुनः चलते हैं वर्ण विचार पर। वर्ण विचार में आप भाग 3 तक पढ़ चुके हैं। आज भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 4 में वर्ण विचार से संबंधित सारी बातें हो जाएंगी। आइए व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण से संबंधित हैं और ध्यान दीजिएगा, ये अदर परीक्षा कोई भी हो, जैसे अगर हिंदी संबंधित उसमें व्याकरण है तो वर्ण विचार बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और आपकी परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से उठते हैं। तो आइए चलते हैं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो इसमें पहले देख लेते हैं वर्गीकरण में कुछ पॉइंट का रूप लेकर के। एक लिखते हैं पॉइंट के रूप में, एक मिनट, इसे चाहे द्विगुण कहा जाए और चाहे उच्छिप्त कहा जाए। व्यंजन वर्ण, ध्यान दीजिएगा, द्विगुण का अर्थ होता है जिस एक ही वर्ण के समान अलग वर्ण दिखाई देना, दो गुण दिखाई देना। उच्छिप्त का यही से अर्थ निकल जाता है। इसमें उत उपसर्ग है, क्षिप्त इसमें स्वरूप निकला। उत का तात्पर्य होता है ऊपर, क्षिप्त माने होता है फेंका या उछाला गया। क्या होता है मित्रों? फेंका या उछाला गया। किसकी तरफ? ऊपर की ओर। इसका कहने का मकसद क्या है? ध्यान दीजिएगा, वह व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा, जिह्वा का मतलब जीभ, उन्हें ऊपर की ओर उछालती या फेंकती हो। तो उसे उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो वह व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा उन्हें ऊपर की ओर उछालती या फेंकती हो तो उसे उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिनकी संख्या 2 है। अब 2 है कौन कौन? एक का नाम ड़ा है, एक का नाम ढ़ा है। देखिएगा, यही दोनों वर्ण जब आपके उच्चारण किए जाते हैं ड़ा ढ़ा, तो उच्चारण के दौरान इन वर्णों को जिह्वा ऊपर की ओर उछालती है। और इसी के समान देखिए, एक ड़ा है यानी डा और ढा, इसी के कारण इसी का दूसरा रूप मिल जाता है, इसलिए इसको द्विगुण कह देते हैं। तो पॉइंट के रूप में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि उच्छिप्त द्विगुण व्यंजन वर्ण है क्या? उच्छिप्त द्विगुण व्यंजन वर्ण वह है जिनके उच्चारण में जिह्वा उन्हें ऊपर की ओर उछालती हो या फेंकती हो, उसे क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन वर्ण। जिनकी संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। तो इस तरह से मित्रों कभी भी पूछा जा सकता है कि उच्छिप्त व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो 2 हैं। द्विगुण कितने हैं? 2 हैं। यही इनके मेन तथ्य हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन इस टाइप का दे दिया और पूछ लिया कि जरा बताइए भाई इसमें कहाँ उच्छिप्त व्यंजन वर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो उच्छिप्त व्यंजन वर्ण जरा देख लीजिए कहाँ है। उच्छिप्त व्यंजन वर्ण का रूप कहाँ से लिया गया है? उच्छिप्त व्यंजन वर्ण आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, जिह्वा वास्तव जब ऊपर की ओर उछालती है तो इन वर्णों का वास्तव में ऊपरी भाग में मुख के ऊपर चोट जैसा महसूस होता है, जैसे ड़ा ढ़ा देखिए ऊपर को उछाल रही है। तो इसीलिए इन दोनों वर्णों का एक और नाम रखा जाता है जिसे कहते हैं ताड़न जात।
ध्वनि। अब ये ताड़न जात ध्वनि में चले आते हैं। ताड़न का तात्पर्य होता है उच्चारण स्थान को बार बार प्रताड़ित करना, वही है ताड़न जात। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 ऑप्शन दिया गया, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। दे दिया कि जरा पॉइंट के रूप में कहीं लिखा गया हो बड़ा, कहीं लिखा गया हो ढक्कन, कहीं लिखा गया हो वांग्मय, और कहीं लिखा गया हो बाण। पूछा गया इसमें कौन विकल्प है जहां ताड़न जात ध्वनि वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो जरा देखिए इसमें ताड़न जात वाला कहाँ विकल्प होगा, तो ताड़न जात वाला कौन होगा, बड़ा होगा। इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे उच्छिष्ट द्विगुण के साथ साथ ताड़न जात ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इसे भी सीख गए होंगे। द्विगुण, उच्छिष्ट या ताड़न जात ध्वनि के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहलुओं को, बिंदुओं को। आइए चर्चा करते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं व्यंजन वर्ण से संबंधित। इनका कैसे वास्तव में रूप पहचाना जाए, ये तो 2 हो गए आपके उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन वर्ण। अब आइए चर्चा करते हैं उसी का आगे और भी कुछ पॉइंट को लेकर के। चलिए मित्रों, चर्चा पर चर्चा की जाए। अगला पॉइंट है जिसका नाम है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त का तात्पर्य जुड़ा हुआ, मिला हुआ। कहने का तात्पर्य क्या है, जिन व्यंजन वर्णों की रचना 2 अलग अलग वर्णों के योग से होती है, उन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। आपके एग्जाम के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। हिंदी में इनकी अगर संख्या पूछी जाए तो मुख्यतः इनको 4 ही कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमेंक्षा, त्रा, ज्ञा और श्रा, यही हैं इन 4। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि छा किससे मिलकर बना, तो अर्ध का रहेगा, फिर आपका मूर्धन्य सा मिला के क्या बनता है, छा। अगर विकल्प में ऐसा है तब भी सही है, अगर विकल्प में इस तरह से है तब भी सही है। तो चाहे ये विकल्प दिखा हो चाहे ये विकल्प, दोनों सही होगा। किसके लिए, छा। तो क्षात्रा ज्ञाश्रा, क्षात्रा ज्ञाश्रा, यही आपके हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या 4 है। कैसे बना है, तो का और शा, अगर ऐसा विकल्प है तब भी सही है। अगर ये विकल्प नहीं है, बाद में इसमें हलंत लगा के स्वर को बाहर कर दिया गया, तब भी विकल्प सही होगा। तो दोनों में से कोई भी विकल्प हो, दोनों सही है। ऐसे इसमें देखिए मित्रों, ता और रा, अगर ये है सही है, और नहीं तो ता और रा में हलंत मार के बाहर आ को भगा दीजिए, क्या हुआ, त्रा। ऐसे भी त्रा लिखा जा सकता है। ऐसे सेम ये है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञा वाला पूछा जाता है। अर्ध जा और इया मिलके बनता है ज्ञा। अगर ये है तो सही है, नहीं ब्रैकेट में अगर इस तरह से आ जाए तो ये भी सही होगा, इसमें स्वर बाहर कर दिया जाएगा। अर्थात अर्ध जा और या, और इसे में स्वर आ मिला, तब भी विकल्प सही है। और श्रा इसी तरह से है मित्रों, सा है, रा है। अगर ऐसे है तब भी सही है, नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, सा, रा और आ। यह है आपका ऑप्शन सही रहा। तो इस तरह से क्षत्र ज्ञास्त्र, क्षत्र ज्ञास्त्र, यह है आपके संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। कहा गया है जिन व्यंजन वर्णों की रचना 2 अलग अलग ये व्यंजन वर्ण हैं, 2 अलग अलग व्यंजन वर्णों के योग से होती है, उसी को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इस तरह से इसे हम संयुक्त व्यंजन
वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। तो अपेक्षा करता हूँ ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। चाहे ब्रैकेट वाला विकल्प मिले तब भी सही होगा, अगर ये नहीं है, अगर ऐसा है, यह भी सही होगा। तो इस तरह से आपका ये पॉइंट रहा संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो क्षा किससे मिला? अर्ध का और मूर्धन्य सा। त्रा, ता और रा से। ज्ञा, अर्ध जा और या से। श्रा, शा और रा, अर्थात तालव्य सा और रा है। इस तरह से ये पॉइंट हुआ। तो आपका ये रहा संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आप लोग कहते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं, देवनागरी लिपि के अनुसार कुल कितने व्यंजन वर्ण हैं। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आइए इनकी भी थोड़ी चर्चा पर चर्चा कर ली जाए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ हम लिखते हैं नोट के माध्यम से, हिंदी वर्णमाला में ब्रैकेट में देवनागरी लिपि के अनुसार, चाहे ऐसा भी पूछ ले तब भी बातें सही है। हिंदी वर्णमाला में चाहे देवनागरी लिपि के अनुसार कुल कितने वर्ण हैं, तो आप आंसर क्या देते हैं? कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 52। 52 की चर्चा थोड़ी कर ली जाए। ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण कितने हैं? 11। व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। अयोगवाह कितना है? 2। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद उत्क्षिप्त कितने हैं? इसे उत्क्षिप्त को आपने अभी भी द्विगुण कहा था। इसकी संख्या कितनी है? 2। फिर इसके बाद संयुक्त व्यंजन आपने लिखा था, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने हैं? 4। जोड़ दीजिए, 1 3 4 हुआ, 4 2 6, 6 2 8 और 8 4 12, 12 2। अब ध्यान दीजिएगा, एक बचा हुआ है, तो 1 3 1 4 हुआ और 4 में जो एक बचा था उसको जोड़ दिया गया तो 5 हुआ, अर्थात कितने हो गए? 52। तो इस तरह से कभी क्वेश्चन किया जाए कि हिंदी वर्णमाला में या देवनागरी लिपि के अनुसार कुल कितने वर्ण हैं, तो आप क्या बताओगे? 52। 52 कैसे? सबका नाम देख लीजिए। स्वर 11, व्यंजन 33, अयोगवाह 2, उत्क्षिप्त या द्विगुण 2 और संयुक्त व्यंजन 4। यह आपके पॉइंट हो जा रहे हैं इस टाइप के लेकर के। चलिए, अब ये रहा यहाँ से पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो 52 व्यंजन वर्णों का एक मेल आपको दिखाया गया है। अब कुछ वर्गीकरण को लेकर के आगे बढ़ाते हैं जहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है और कई परीक्षा में ये पॉइंट दिया भी जा चुका है। जैसे देखते हैं पॉइंट के रूप में, पहला आधार देख लेते हैं, प्राणत्व या मुख वायु। के आधार पर व्यंजन वर्ण। तो प्राणत्व या मुख वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता कितने प्रकार के होते हैं? मात्र 2 प्रकार के। 2 में नाम कौन कौन है? एक का नाम है अल्प प्राण व्यंजन वर्ण और एक का नाम है मित्रों महाप्राण व्यंजन वर्ण। अल्प माने कम, प्राण माने वायु या हवा, जिनके उच्चारण में मुख से कितनी हवा निकले, अल्प हवा, थोड़ी हवा, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन वर्ण। चाहे आप कह सकते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम ध्वनि निकले, कम हवा निकले, उसे क्या कहेंगे? अल्प प्राण व्यंजन वर्ण। और महाप्राण, महा माने अधिक होता है, जिसके उच्चारण में मुख से अधिक ध्वनि निकले, अधिक
वायु निकले उसे क्या कहते हैं, महाप्राण। तो परिभाषा में बहुत विशेष दम नहीं है, अल्प माने कम हो गया, वैसे भी देखिए शब्दार्थ के अनुसार पहचाना जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो आता है वो क्वेश्चन वर्ण से पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, तो 1 3 5 अर्थात किसी वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, तो ये वर्ण हो गए अल्प प्राण के। किसी भी वर्ग का, वर्ग आप सुने होंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सारे वर्ग हम पढ़ा चुके हैं। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये वर्ग आप पढ़ चुके हैं। का वर्ग का पहला कह रहा का, तीसरा कह रहा गा, पांचवा कह रहा है ङा। चा वर्ग में आइए, चा, जा, या। टा वर्ग में आइए, टा, डा, अड़ा। ता वर्ग में आइए, ता, दा, ना। पा वर्ग में आइए, पा, बा, मा। ये किसी वर्ग के चौथे हैं, ये किसी वर्ग के पहले तीसरे पांचवें, पहला तीसरा पांचवा क्या है, अल्प प्राण है। साथ साथ मित्रों ये भी देखेंगे, इसी में आपका अंतःस्थ भी है। तो अंतःस्थ वर्ण आप पढ़ चुके हैं क्या क्या, या, वा, रा, ला। तो या, वा, रा, ला भी ये हो गए क्या, अल्प प्राण हो गए। मित्रों इस तरह से जानकारी आपको होनी चाहिए कि अल्प प्राण आपके किसी वर्ग के पहले तीसरे पांचवें, पहले तीसरे पांचवें अर्थात पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, उंगली उठाइए, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, एक एक का गैप दे दीजिए, तो हमेशा क्या निकल आएगा, अल्प प्राण। वैसे भी बोलने में देखिए, का, गा, ङा, चा, जाया, टा, डाना, ता, दाना, पा, बा, मा, या, वा, रा, ला। अर्थात बोलने में भी आभास होता है कि मुख से कम ध्वनि निकलती है, कम हवा निकलती है, इसलिए इनको क्या कहा गया, अल्प प्राण व्यंजन वर्ण। तो पहले तीसरे पांचवें और अंतःस्थ के यावा, राला, ये सब क्या है, अल्प प्राण हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि इनकी कुल संख्या कितनी है, तो ध्यान दीजिए, कभी कभी अगर पूछ लिया जाए अल्प प्राण व्यंजन वर्ण की कुल संख्या, तो देख लीजिए कुल संख्या कितनी होगी। ये आपके 3 है वर्ण, तो 3 और 5 वर्ग में ले लेंगे, 3 5 15 हो गए, और 15 में 4 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे, तो 19 वर्ण हो गए। तो इनकी कुल संख्या कितनी है, 19 है। तो 19 संख्या बहुत कम पूछी जाती है। हाँ ये पूछा जाता है ये अल्प प्राण है कि महाप्राण, तो ये ऐसे याद हो जाएगा, 1 3 5 और अंतःस्थ, 1 3 5 अंतःस्थ, ये क्या हो गया, अल्प प्राण। अब आते हैं महाप्राण। अब इसमें जो छूट गया है वही महाप्राण में रख दिया जाए, तो 1 3 5 इसमें है, लेकिन 2 और 4 छूटा है, तो इसमें लिखा जा सकता है किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अब कोई भी वर्ग हो, यहाँ वर्ग लिख चुके हैं, का वर्ग अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा मित्रों, यहाँ खा होगा, यहाँ घा होगा। अगर चा वर्ग लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, छा होगा, यहाँ झा होगा। अगर टा वर्ग लिखेंगे तो यहाँ ठा होगा, यहाँ ढा होगा। अगर यहाँ पर ता वर्ग लिखेंगे तो यहाँ था होगा, यहाँ धा होगा। अगर हम आप लिखेंगे पा वर्ग तो यहाँ फा होगा, यहाँ भा होगा। ये रहा आपका प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। जब प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण आपको मिल गया तो ध्यान दीजिएगा, खा घा, छा झा, ठा ढा, था धा, फा भा। बोलते हैं तब भी देखिए आवाज़ ज़्यादा निकलती है। देखिए क खा, का खा, ऐसे हाथ लगा के देख सकते हैं किससे ध्वनि ज़्यादा निकलती है। तो वायु या हवा जिससे ज़्यादा निकलेगी वो क्या होगा, महाप्राण होगा। साथ साथ इसमें और कुछ दिए जा सकते हैं, इसमें ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण आप पढ़ चुके हैं, कौन कौन, सा, शा, सा और हा, यह भी आपके साथ साथ हैं कैसे वर्ण, ऊष्म वर्ण। अगर इनकी पूछ ली जाए कुल संख्या कितने हैं मित्रों, तो ज़रा देख लीजिएगा, 2 2 हैं, 5 वर्ग में आते हैं, 2 पंचे 10 और 10 4 14, तो इसमें हो गए कितने वर्ण, 14 वर्ण हो गए। तो इस तरह से महाप्राण की कुल संख्या 14, अल्प प्राण की कुल संख्या 19 है। तो आइए चर्चा करते हैं
अन्य विषय वस्तु की ओर, तो कभी पूछा जाए प्राणत्व के आधार पर या मुख्य वायु के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं या इनकी भेद कितने हैं, तो भेद 2 हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। पूछा जाए अल्प प्राण में किसी वर्ग का चौथा वर्ण, तो पहला, तीसरा, पांचवा और अंतःस्थ। महाप्राण में दूसरा, चौथा और ऊष्म। यही आपके मित्रों होंगे प्राणत्व या वायु मुख्य वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, एक सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो छिपाई जा रही। क्या कभी कभी क्वेश्चन आता है इन दोनों में, अल्प प्राण महाप्राण में स्वरों की गणना किस में होती है, अगर गणना की जाए तो स्वरों की गणना किस में होती है, अल्प प्राण के अंतर्गत। तो यहाँ लिख सकते हैं कि स्वरों को अल्प प्राण में रखा जाता है। तो अगर कभी पूछा जाए स्वरों को किसके अंतर्गत रखा जाता है मित्रों, तो ये क्या है, अल्प प्राण के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं इसलिए व्यंजन वर्ण की चर्चा ज़्यादा होगी। स्वर वर्ण वैसे जानकारी में रखिए कि सभी स्वर अल्प प्राण ही हैं, महाप्राण नहीं है, अगर कभी पूछा गया तो ये रहा मित्रों प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, आइए 2-4 विकल्प देख करके आगे बढ़ते हैं, इनके अंतर्गत कैसे पॉइंट दिए जा सकते हैं। तो चर्चा पर चर्चा आपकी होनी चाहिए अनवरत, और आप कंठस्थ हो करके, कंठस्थ कर करके इसे अपने कठिन से या सरल से मार्ग को और आसान बना सकते हैं। लेकिन अभ्यास जरूरी है, अभ्यास आप करते रहिए, अभ्यास के लिए बेहतर रहेगा कि आप प्रत्येक दिन पढ़ा करें। तो आइए चर्चा करते हैं कि अल्प प्राण महाप्राण अगर एग्जाम में पूछा जाए तो क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है। तो आइए उस पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ा के देखते हैं। ये रहा 4 विकल्प, पूछा गया खा, धा, का, छा। पूछा गया इसमें कौन सा विकल्प ऐसा है जो अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण आपने क्या पढ़ा था, पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहला, तीसरा, पांचवा पहले देखिए इसमें से कुछ मिला। खा किसी वर्ग का चौथा है, दूसरा है, ये नहीं है। धा दूसरा है, का किसी वर्ग का पहला है, अर्थात मिल गया। यही का आपका क्या होगा, यही होगा अल्प प्राण होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी पूछे गए तो जानकारी में आपको रखना है। तो अपेक्षा करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आप समझ गए होंगे अल्प प्राण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के। अब आइए चर्चा करते हैं, अगला वर्गीकरण देखते हैं। चाहे इसे घोषत्व कहिए, चाहे कंपन कहिए, चाहे आप झंकार कहिए, झंकार हुआ, कंपन हुआ, घोषत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण। तो घोषत्व या कंपन या झंकार के आधार पर व्यंजन वर्ण है, इनकी भी चर्चा की जाती, ये भी 2 ही है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन किया जाता है मित्रों। एक का नाम है अघोष व्यंजन वर्ण और एक का नाम है सघोष, इसी को घोष भी कह दिया जाता है, व्यंजन वर्ण। आइए चर्चा करते हैं इससे भी। अघोष अलग किया जाए, आ प्लस घोष। आ माने नहीं, घोष माने कंपन या झंकार, चाहे गूंज भी कह सकते हो। अब देखिए वैसे भी लग गया, परिभाषा अपेक्षा शब्दार्थ पर ही विचार कर लें तो परिभाषा अपने आप निकल जाएगी। अघोष अर्थात आ माने नहीं, घोष माने कंपन या झंकार। कहने का तात्पर्य यह है जिनके उच्चारण में कंपन या झंकार नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अघोष। अब देखिए इसकी कैसे व्याख्या कर दिया जाए। स प्लस घोष कर दीजिए, सा माने सहित और घोष माने होता है कंपन या झंकार। देखिए यहाँ अर्थ निकल गया। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में बताइए कंपन सहित ध्वनियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं।
तो सहित लिखा गया, कंपन लिखा गया, कंपन सहित ध्वनि होती है, उसे क्या कहते हैं? सघोष। तो कंपन ना हो अघोष, कंपन हो जाए सघोष। झंकार ना हो तो अघोष, और झंकार हो जाए, झंकार सहित हो तो क्या होगा? सघोष होगा। तो इस तरह से मित्रों अघोष और सघोष की बात की जा सकती है। इसे आप लोग शब्दार्थ याद कर लीजिएगा, बाकी परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है। तो जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है वो कौन? अघोष। और जिनके उच्चारण में कंपन होता है सघोष। अब सबसे कठिन बात यह है इसके अंतर्गत कौन कौन वर्ड आएंगे। अल्पप्राण महाप्राण में आपने पढ़ा था पहला तीसरा पांचवा गैप करके था, तो प्राण था, और दूसरा चौथा था वो क्या था? महाप्राण था। अल्पप्राण में अंतःस्थ ध्वनियाँ थीं या व राला, महाप्राण में शा 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 अर्थात उष्म थीं। अब इसमें देखिए अघोष में क्या था, इसमें क्रम देख लीजिए, पहला दूसरा वर्ण। अब ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा वर्ण किसी भी वर्ग का, चाहे का वर्ग उठाया जाए, चाहे चा वर्ग उठाया जाए, चाहे टा वर्ग उठाया जाए, चाहे ता वर्ग उठाया जाए, चाहे पा वर्ग, 5 ही वर्ग होते हैं, 5 वर्ग के क्वेश्चंस बनते हैं। तो का दूसरा खा, इसमें चा छा, इसमें टा ठा, इसमें ता था, इसमें पा फा, अर्थात ये 5 वर्ग हो गए। 5 वर्ग के पहले दूसरे वर्ण ये अघोष हो गए। साथ में और क्या है भैया? साथ में शा शा सा, यही सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऊष्म के केवल 3 ही वर्ण इसमें सम्मिलित होते हैं। ऊष्म के कितने वर्ण? केवल 3 ही वर्ण। कौन कौन? शा शा सा, शा शा सा, और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा ये क्या हो गया? अघोष हो गया। अब देखिए इसमें पहला दूसरा हो गया, बचा के कितना? तो 5 होते हैं, पहला दूसरा हो ही गया, 3 4 5 बचा है। तो इसमें तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये हो गया सघोष के अंतर्गत। तो कहने का तात्पर्य इसमें 5 वर्ग हम उठा के देख लेते हैं। तो पहले का वर्ग में देखेंगे तो क्या होगा? तीसरा गा घा ङा। चा वर्ग में देखेंगे तो क्या होगा? इसमें देखेंगे तीसरा जा झा या। टा वर्ग में देखेंगे तो डा ढा अणा। ता वर्ग में देखेंगे दा धा ना। पा वर्ग में देखेंगे इसमें आ जाएगा आपका बा भा मा। अब देखिए 7 और वर्ण क्या रहेंगे इसमें या वा रा ला, और साथ में ये ज़्यादा कंप्लीट देखना होगा। इस अघोष का कहने का तात्पर्य अघोष के अंतर्गत जो ऊष्म व्यंजन वर्ण है उसका एक वर्ण चला गया सघोष की तरफ, वो क्या है? हाँ। तो इस तरह से मित्रों जानकारी में रखिएगा, अघोष किसी वर्ग के पहले दूसरे और तीनों सा, इसमें किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें और यावा राला हा, अंतःस्थ सहित हा भी रहेगा। ये हो गया क्या? सघोष। अब मेन बिंदु क्या है? आपने अल्पप्राण महाप्राण में लिखा था कि सभी स्वर किसमें थे? अल्पप्राण में। यहाँ देखिए लिखा जा सकता है स्वरों की गणना सघोष या घोष में की जाती है। कहने का मकसद इसका ये है कि सभी स्वर इसमें क्या होंगे? सभी स्वर सघोष होंगे। और उसमें क्या था? अल्पप्राण महाप्राण में, उसमें अल्पप्राण में सभी स्वर थे। तो इस तरह से आपके पॉइंट हो गए अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण, अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण। यह बिंदु आपको खूब तैयार करना होगा, यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो मित्रों अपेक्षा करता हूँ अघोष में किसी वर्ग के पहले दूसरे तीनों सा, सघोष में तीसरा चौथा पांचवा और यावा राला हा, यही सारे पॉइंट यही सारे बिंदु इसमें आते हैं। तो चर्चा पर चर्चा इस टाइप की होनी चाहिए, कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये रहा कुछ व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो क्वेश्चन यहाँ से मित्रों बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जानकारी को रखना बहुत ही आवश्यक है आप सबको। तो आइए चर्चा करते हैं
ये तो हो गए आपके कुछ व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण से। अब तथ्य देखते हैं। वर्ण और वर्णों का उच्चारण स्थान, ये क्वेश्चन भी फिक्स करता है आपके सिलेबस को। वर्ण एवं वर्णों के उच्चारण स्थान। कोई भी वर्ण जब बोला जाता है मुख के अंदर से, तो जहाँ पर हवा टकराती है, जहाँ स्पर्श करती है, वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिएगा, ये मान लीजिए मनुष्य का चेहरा है, ये रहा। अब ध्यान दीजिए, यहां रहा कंठ, यहां क्या रहा? कंठ। यहां ऊपर जाएंगे तो निकलेगा तालु। और ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका दंत और ये रहा नासिका। क्या रहा? नासिका रहा। और ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रहे ओष्ठ। क्या रहे? ओष्ठ। और यहाँ दांत के ऊपर हम एक बिंदु को लिखेंगे जिसका नाम होगा मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा। अर्थात दांत के अंदर ऊपर की ओर जो भाग है उसको क्या कहेंगे? मूर्धा कहेंगे। तो कंठ, ताल, मूर्धा, नासिका और दंत, होष्ठ, यही सब बिंदु हैं आपके कहाँ से? उच्चारण स्थान से। तो ध्यान दीजिएगा, दो कॉलम हम आप बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे वर्ण या अक्षर और दूसरी तरफ लिखेंगे उच्चारण स्थान। ये रहा आपका पॉइंट, वर्ण या अक्षर और उच्चारण स्थान। आइए चर्चा करते हैं। जैसे लिखा गया, स्वर में पहले शुरुआत आ से करते हैं। व्यंजन में शुरुआत कहाँ से करते हैं? का वर्ग से। का वर्ग में कौन कौन? का, खा, गा, घा, ङा। ङा को घेरे में रख देंगे, बाद में इनका नाम नासिका में चला जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, हा और आह, ये सभी आपके आएंगे किसके अंतर्गत? कंठ। कंठ में आप ऐसे कंठ के पास उंगली रखिए और कहिए आ, कहिए का, खा, गा, घा। गा को कंठ के अंतर्गत तो रखा ही जाएगा, साथ साथ ये दो उच्चारण वाले स्थान वाले वर्ण हैं, इनको नासिका में भी ले जाएंगे। जो प्रत्येक वर्ग के पांचवें हैं, इस सबके यही रहेंगे, नासिक वर्ण भी रहेंगे। तो हा आह, यहाँ अगर आप उंगली रख के देखें तो वास्तव में कंठ के पास झनकार जरूर होता है, इसीलिए इनको कहा गया कंठ। तो आ का वर्ग, हा और आ, ये क्या हो गए? कंठ हो गए। अच्छा, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। स्वर में ई आता है, फिर चा वर्ग आता है। देखिए क्रमवत हैं। चा वर्ग हुआ, चा वर्ग में कौन कौन? चा, छा, जा, झा, या। मैंने कहा जो पांचों होगा उसको घेरे में कर दीजिएगा। फिर या और शा, इसका नाम तालु है, जिसको तालब के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ई, चा, छा, जा, झा, या को छोड़ ही दीजिए, बाद में इसको समाहित कर दीजिएगा। और ध्यान दीजिए, या शा, जब भी इनके उच्चारण करेंगे तो यहाँ ताल के पास ताकत पड़ेगी। जैसे बोलिए एक बार, ई कहते समय कंठ के थोड़ा ऊपर, कंठ के थोड़ा ऊपर वास्तव में बल लगता है, इसी बल का नाम रखा गया ताल। तो ई, चा, छा, जा, झा, या और शा, ये क्या हो गए? ताल हो गए। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला पॉइंट क्या है? री। फिर टा वर्ग। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, पांचों एक मैंने कहा घेरे में कर दीजिए। फिर रा लिख दीजिए, शा लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या रखा जाए? इसका नाम है मूर्धा। मूर्धा देखिए, मैंने कहा दांत के अंदर ऊपरी भाग को। जब आप कहते होंगे री,
री कहते समय जिह्वा देखिए उसी मूर्धा पर टकराती है। कहिए टा ठा डा ढा, देखिए जीभ एकदम मूर्धा पे लग रही है। तो री टा ठा डा ढा रा और शा ये सब क्या हैं, ये सभी आपके मूर्धा हैं। क्या है मित्रों, मूर्धा हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट रखा जाए इस पॉइंट को लेकर के, वो है लिरी और ता वर्ग है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और उसके बाद में यहाँ पर क्या पॉइंट किया जा सकता है समाहित, तो ध्यान दीजिएगा ला और सा, दंत सा है, इसीलिए एक नाम है भैया दंत सा। तो ये है दंत सा, ये आपका जो खट्टेवा सा है उसको मूर्धन्य सा कहते हैं। और ये देखिए ताल के अंतर्गत है, तालब्य सा हो गया। इसीलिए तीनों सा का अलग अलग नाम हो जाता है। तो ताल, मूर्धन्य और दंत। कहने का तात्पर्य आपके कंठ के अंतर्गत आ का वर्ग के सारे वर्ण यानी पांचवें को अगर छोड़ दिया जाए, हा और अह भी कंठ हैं। ई चा वर्ग चा छा जा झा, या और शा भी है। री टा ठा डा ढा ड़ा, ड़ा को बाद में अनुनासिक में या नासिक में रखेंगे, फिर रा और शा है। लिरी ता था दा धा ना, ला और सा को रख दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा पांचवा नंबर आता है ऊ। इसके बाद में आप पा वर्ग रखेंगे, तो पा, फा, बा, भा, माँ को कर दीजिए आप घेरे में। कहाँ कर दीजिए, घेरे में। तो इस तरह से यहाँ पर माँ को घेरे में करके लिख दिया गया। अब इसमें केवल यही वर्ण आएंगे, ये आपका हो गया ओष्ठ। क्या हो गया, ओष्ठ। तो ऊ पाफा बाभा जब भी बोलेंगे, जब भी इनका उच्चारण करेंगे, तो हकीकत में होगा क्या, इनके उच्चारण के दौरान हमेशा दोनों होंठ का सहारा लिया जाएगा। इसलिए इनको कहते हैं कैसे वर्ण, ओष्ठ। अब देखिए जो आपने घेरे में किया है, प्रत्येक वर्ग के पांचवें को ङ, ञ, ण, न और मा, इसके लिए छठा नंबर क्या है, इसको ऐसे भी बोला जाता है ञ, म, ङ, ण, न, ञ, म, ङ, ण, न। ये प्रत्येक वर्ग का पांचवा है, इसका नाम होगा नासिक वर्ण, चाहे नासिक कर दीजिए। तो इनका उच्चारण स्थान नासिक या नासिका होगा। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गए वर्ग से संबंधित बातें। का वर्ग के अंतर्गत, चा वर्ग के अंतर्गत टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। पहले वर्ग आप याद कर लीजिए। वर्ग जब याद हो जाए तो इसके पहले स्वर की थोड़ी चर्चा है, स्वर को याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए जिस वर्ग में हा आह आएगा, या शा आएगा, रा शा आएगा, ला सा आएगा, इसको भी आप तैयार कर लीजिए, आसानी से तैयार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा सातवां पॉइंट चलेंगे। सातवां पॉइंट क्या है तथ्य के रूप में, यहाँ पर चले मित्रों वा। केवल एक वर्ण है, कौन वर्ण है वो, वा। अब ध्यान दीजिएगा वा का उच्चारण स्थान क्या है, इसे कहेंगे दंतोष्ठ। दंतोष्ठ क्यों कहेंगे, दांत और होठ की आवश्यकता पड़ती है किसे बोलने के लिए, वाह को बोलने के लिए, इसीलिए इसको कहा जाता वाह। वाह वाह जब बोलेंगे तो ऊपर का दांत नीचे का होठ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दंतोष्ठ। दांत और होठ का इसमें सहारा लिया गया है मित्रों। आइए चर्चा करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, उसमें क्या बातें छिपाई गई हैं। इसमें देखिएगा ए और ऐ रहेगा, केवल दो स्वर हैं ए और ऐ, इसे कहेंगे कंठ ताल। तो यह कंठ और ताल दोनों से मिलकर बना है ए ऐ। यह कंठ रहा, ये ताल रहा, वहीं से ए ऐ कहते हैं, तो इनका यही उच्चारण हो जाता है। और अंतिम पॉइंट देख लेते हैं मित्रों, जैसे कहीं लिखा हो ओ औ, इनको हम रखेंगे कंठोष्ठ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, कंठोष्ठ के अंतर्गत। कंठ और होष्ठ वास्तव में यहाँ पर आया है, कंठ प्लस क्या है, ओष्ठ है। तो कंठ और होठ के सहारे बोला गया, तो इसको ओ औ बोलते समय कंठ और ओष्ठ की चर्चा होनी चाहिए। तो ये आपका रहा यहाँ कंठोष्ठ से। अब ध्यान दीजिएगा,
ये तो हिंदी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। संस्कृत में उपपदमानीय और जिह्वा मूलीय वर्ण होते हैं, हिंदी में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में इतने पॉइंट आपके लिए बहुत ही मस्ट हैं और जो महत्वपूर्ण तथ्यों या एग्जाम के लिए आवश्यक हैं। तो जानकारी होनी चाहिए। कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ नासिक दंतोष्ठ कंठ ताल और कंठोष्ठ, ये आपके हो गए आपके वर्णों के उच्चारण स्थान, जहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। तो जानकारी के लिए आप लोग इसे बार बार पढ़िए, उच्चारण कीजिए, और एक बार अगर याद हो गया तो यूपी टेट वाले अगर संस्कृत में देना चाहें हिंदी में तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है, और जो हिंदी स्पेशल से हैं केवल तो हिंदी में तो ये आने तय है। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट हो गए वर्ण और वर्णों के उच्चारण स्थान। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। आ और का वर्ग, का वर्ग में सारे वर्णों को ले लीजिए। आ का वर्ग, हा आह कंठ, ई चा वर्ग या शा ताल, री टा वर्ग रा शा मूर्धा, लिरी ता वर्ग ला सा दंत, ओ पा वर्ग ओष्ठ, या मांगाणा ना अर्थात प्रत्येक का पांचवा वर्ण क्या नासिक या नासिका वर्ण है, और वा केवल एक अकेला वर्ण है वा जो दंतोष्ठ में जाता है। ए आते हैं आपके कंठताल में, ओ जाते हैं कंठोष्ठ में। इस तरह से ये रहे किसी वर्ग के उच्चारण स्थान, किसी वर्ण के उच्चारण स्थान, जहाँ से क्वेश्चन कभी भी मित्रों पूछा जा सकता है कि यह पॉइंट हम लोग कहाँ से सम्मिलित करें। तो चर्चा पर चर्चा यहाँ से होना बहुत ही आवश्यक था। क्यों? क्योंकि वर्ण और वर्णों के उच्चारण स्थान से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। तो यहाँ से मित्रों क्वेश्चन किया जा सकता है, और आपसे संबंधित जो भी बातें होंगी वो परीक्षा उपयोगी होंगी। तो आज की वीडियो में यहाँ तक वर्ण और वर्णों के उच्चारण स्थान तक पॉइंट देखा गया है। और ध्यान दीजिएगा, वर्ण से संबंधित और कुछ मुख्य तथ्य जो बचे हैं, वर्ण से संबंधित जो भी मुख्य तथ्य बचे हैं उस तथ्य को नेक्स्ट टर्न पर आपको बताया जाएगा। वर्ण से संबंधित जो भी मुख्य तथ्य बचे हैं, लेकिन वर्णमाला में जितने भी पॉइंट आपके परीक्षा उपयोगी हैं वो पॉइंट आपको बता दिए गए हैं, और अगली चर्चा अगले वीडियो पर पुनः की जाएगी। आप लोग वीडियो को देखें, और क्लास को अगर अच्छा लगता है और बेहतर लगता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपके कुछ सुझाव भी हैं तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। कोई प्रश्न है तो कमेंट में आप दे सकते हैं, और आपका जवाब कमेंट दे करके दिया जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।